बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आज अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी दफ्तर में होने वाली है, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट से पार्टी दफ्तर जाने से बीच में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अमित शाह का नाम बीजेपी के अध्यक्ष के लिए चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए जा रहा हूं कि अमित शाह के नाम पर वहां पर ऐलान किया जाए। तो अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे और जो सिलसिला 1980 से अटल बिहारी वाजपेयी के बीजेपी अध्यक्ष बनने से शुरू हुआ था, वो वाजपेयी, अडवाणी, जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, गडकरी होते हुए राजनाथ और फिर अब 13वें अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह होंगे। अमित शाह गुजरात से आते हैं। ये राजनीतिक तौर पर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि गुजरात की भूमिका भारत की राजनीति में, खासतौर से उत्तर भारत की राजनीति में उस तरीके से रही नहीं है। लेकिन पहली बार मौका देश ने यह देखा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष करने वाले नरेंद्र मोदी की एक तरह से तूफान के तौर पर स्थिति बनती चली गई और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि वो तमाम राजनीतिक दल जो छत्रप के तौर पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज कराते थे, वह भी न सिर्फ सिमटे बल्कि धराशायी हो गए। और इन सब में बड़ी भूमिका यूपी की इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा में और वहां पर जितनी बड़ी जीत हासिल की गई वो न सिर्फ चौंकाने वाली भी थी बल्कि आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति किस दिशा में जा सकती है उसके भी संकेत दे रही थी। क्योंकि बीते 25 बरस से इस देश ने लगातार गठबंधन ही देखा था। और सही मायने में कहें तो पीवी नरसिम्हा राव के दौर से 1991 में या उससे पहले आ जाइए तो वीपी सिंह के दौर में, उस वक्त भी गठबंधन की सरकार, उस वक्त बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, वामपंथी बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो ये एक लंबी परंपरा थी, लेकिन वह धीरे धीरे केंद्र की राजनीति में अपने तरीके से बीजेपी सत्ता में आई। और इसलिए अभी एक नया सवाल है कि राज्यों में जो छत्रप हैं और जिनके साथ बीजेपी के गठबंधन है, तालमेल है, क्या अब उससे इतर बीजेपी देखेगी, अमित शाह उस दिशा में जाएगी? अमिताभ, कब बैठक शुरू हो गई है क्या बीजेपी हेडक्वार्टर में? देखिए 12 बजे की औपचारिकता थी, अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बैठक हो जाएगी। अभी तमाम नेताओं से जो हम लोगों की बात हुई है प्रसून, उसमें तो यही कहा गया है कि बस खाना पूर्ति करनी है, बैठ के एक छोटी बैठक करके 12:45 बजे तक ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब बस औपचारिकताएं पूरी करके ऐलान होना बाकी रह गया है प्रसून। पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, तो सारे संसदीय बोर्ड के सदस्य पहुंचेंगे या कुछ नहीं भी पहुंच पाएंगे? नहीं, सारे सदस्य पहुंच जाएंगे क्योंकि सारे या तो मंत्री हैं या पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो ज्यादातर सब यहाँ पहुंच चुके हैं संसद भवन से यहाँ पार्टी कार्यालय। और अब सिर्फ जो वरिष्ठ नेता हैं जो हाउस अगर सदन स्थगित होने के बाद यहाँ पहुंचेंगे, बस उनका पहुंचना बाकी है प्रसून। लेकिन सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वेंकैया नायडू पहुंचे चूंकि वो वहां पर संसदीय नेता भी हैं। देखिए अभी नहीं पहुंचे हैं। अगर 12 बजे के बाद अगर आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है तो उसके बाद ही नेता यहाँ पहुंच पाएंगे प्रसून। और आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, हाउस एडजर्न हो जाएगा, तभी तो यहाँ से दूरी से 5 या 7 मिनट की है, तब पहुंचने में देर नहीं लगेगी उन्हें। और सिर्फ ऐलान होगा तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं कोई तैयारी भी है क्या वहां पर? देखिए सुरक्षा अब होता है, अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन थोड़े दरवाजे, थोड़े ज्यादा लोहे के दरवाजे बड़े हो गए हैं यहाँ पर। एंट्री थोड़ी लोगों की रेस्ट्रिक्टेड हो गई है, सुरक्षा के बड़े तामझाम है यहाँ पर प्रसून। और जिसके कारण जिस तरह से कार्यकर्ता पहले राजनाथ सिंह या पहले के दौर में जुट जाते थे, वैसे पटाखे और धमाके के नज़ारे अभी नजर तो नहीं आएंगे। लेकिन तमाम नेता मौजूद होंगे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह करेंगे प्रसून। वहाँ पे कई कुर्सियां लगी हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम संसदीय बोर्ड के नेता उस मंच पर मौजूद रहने की संभावना नजर आ रही है। चलिए अमिताभ, हम आपके पास आएंगे, वहां पर मौजूद आप रहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए सबसे क्रूशियल स्थिति इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो जीत लोकसभा चुनाव में मिली है और 3 महीने के भीतर जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं, हरियाणा में होना है, झारखंड में होना है, कश्मीर में, दिल्ली का भी निर्णय लिया जाना, ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल जो भी अध्यक्ष हो रहा है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जीतना है। राकेश सिन्हा जी, एक सवाल हर जहन में होगा कि अगर आरएसएस, जिसका जिक्र आप 77 और 96 का कर रहे थे, हम उसको जरा सा सिलसिले को आगे बढ़ा दें अगर, कि 2014 में, क्योंकि तुरंत अब चुनाव होने हैं और अभी खुमारी टूटी नहीं है मोदी जी की जीत की और आरएसएस की राजनीतिक सक्रियता भी थमी नहीं है, वो और तेज हो रही है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बीच में राजनीतिक या सामाजिक तौर पर कोई लकीर कोई आम शख्स खींचना चाहे तो खींच पाएगा या मुश्किल होगी? अब
देखिए, दोनों के बीच साफ लकीर है। ये लकीर वही जान सकते हैं, समझ सकते हैं जो आपकी तरह संघ और बीजेपी का अध्ययन करते हैं। जो सिर्फ अखबारों को पढ़ते हैं या चैनल का न्यूज सुनते हैं, उनके लिए लकीर दिखाई नहीं पड़ेगी। संघ का काम, आज मध्य प्रदेश में जो बैठक थी उसका महत्व सिर्फ इसलिए मीडिया के लिए था कि राम माधव जी संघ से भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन वो बैठक इस बात के लिए थी कि पूरे साल भर के परिश्रम के बाद देश भर में जो एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप, जिसको संघ शिक्षा वर्ग अब कहा जाता है, पूरे संघ के स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग हुई, उसका क्या आकलन करने के लिए बैठक हुई। और आज संघ के पास लगभग 3 दर्जन सक्रिय संगठन हैं। वनवासी कल्याण आश्रम अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी बन सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हैसियत आज एक राजनीतिक पार्टी की जैसी हैसियत है। तो भारतीय मजदूर संघ देश का नंबर 1 संगठन है। तो संघ की चिंता आज वहां पर भी है कि संगठन मंत्री कौन हो, उसका अध्यक्ष कौन हो, विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री और अध्यक्ष कौन हो, इसकी भी चिंता संघ की बैठकों में होती है। और संघ के संगठन मंत्री ही, संघ के प्रचारक ही वहां जाकर संगठन मंत्री का दायित्व निभाते हैं। और संघ हर वर्ष का हमारा प्रतिवेदन आता है जिसमें विद्यार्थी परिषद का ग्रोथ, मजदूर संघ का ग्रोथ, किसान संघ का ग्रोथ या जो शोध संस्थाएं उनके ग्रोथ की बातें की जाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता संघ एक मिशन के साथ काम कर रहा है और संघ भारतीय राजनीति में उस एजेंडा को स्थापित करना चाह रहा है जिस एजेंडा को पिछले वर्षों में नहीं किया गया। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा प्रसून जी, संघ अब तक फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। इस पर सिर्फ आक्रामक प्रहार होता था, राज्य पोषित आक्रमण होता था। तो संघ की सारी ऊर्जा इस बात में जाती थी हम क्या हैं, हम ठीक हैं, हम गलत नहीं हैं। अब संघ एज ए फोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन काम करने की स्थिति में आ गई है। एक पहली बार देश में आजादी के बाद एक अनुकूल सरकार संघ के लिए है। अब तक गठबंधन की सरकार थी, आज अपने स्वयंसेवकों के द्वारा बनाई गई सरकार है। इसमें नई दृष्टि से, नए तरीके से संघ और भारतीय जनता पार्टी के तालमेल को रखते हुए काम करना होगा, जिससे जो संघ से अपेक्षा है और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है, दोनों ही अपेक्षाएं पूरी हों। लेकिन मैं मानता हूं कि नेचर में 2 आइडेंटिकल थिंग्स नहीं रहती हैं, उनकी पहचान मिट जाती है। इससे संघ और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग पहचान, अलग अलग मर्यादा बनी है और बनी रहनी चाहिए। तो क्या सामाजिक शुद्धिकरण अब राजनीतिक शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही परिवर्तन की गुंजाइश है और संभावनाएं हैं, और ऐसे परिवर्तन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर आई है, लेकिन संगठन के स्तर पर, मूल्य के स्तर पर अभी भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनसंघ की जो छवि थी, संगठन तो नया होगा, संगठन मास बेस होगा, लेकिन जो छवि जनसंघ के नेताओं की, जनसंघ के संगठन की जो विश्वसनीयता थी, उसे प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को परिश्रम करना पड़ेगा। और संघ इसके लिए चिंतित भी है, इसके लिए प्रयासरत भी है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को अनुभव करते हैं। उनकी छवि जो कांग्रेस की राजनीति में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में गिरी है, उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। चलिए, इधर राकेश जी आप बता रहे हैं और उधर हम अहमदाबाद में तस्वीर अब दिखाना शुरू कर रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये समझना होगा कि गुजरात और खासतौर से अहमदाबाद अब राजनीतिक तौर पर सत्ता का एक ऐसा केंद्र के तौर पर मौजूद है जहां से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वहीं से निकल कर आ गए और अब बीजेपी अध्यक्ष, जो कि सत्ताधारी राजनीतिक दल है, तो जरा इस हंगामे को भी सुन लिया जाए। ये बीजेपी दफ्तर है अहमदाबाद का, जहां से आप ये ढोल नगाड़े झंडे लहराते हुए देख रहे हैं। ये सब बीजेपी दफ्तर के बाहर की स्थिति है, जो जहां पर जाहिर तौर पर बहुत ऐसे मौके आए जिस वक्त अमित शाह वहां पर बैठक किया करते थे, नरेंद्र मोदी वहां पर बैठा करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और ये दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। इधर इंतजार हो रहा है कि कब ऐलान होगा और कितनी देर में ऐलान होगा। हम जरा वहां पर सीधे चलते हैं। ओके, ये हम वहाँ की तस्वीरें जैसे ही शुरू होंगी ताजी संसदीय बोर्ड की बैठक के साथ ही ढोल नगाड़े, साहिल, ये गठबंधन में साथी दलों के लिए आवाज में सुरीलापन होगा या कर्कश पैदा करेगा, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि बीजेपी किसी भी हालत में अब चाहती है और बीजेपी का कार्यकर्ता चाहता। और पिछले ही दिनों तो बैठक हुई थी मुंबई में, जहां बीजेपी की आवाज निकली कि हम अपने बूते चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर जी बोले बहुत अच्छी आवाज सुनी है पहली बार मैंने, अच्छा लग रहा है। ये मैसेजेस क्या है? टकराव, सहमति, या फिर अब छोटे भाई की हैसियत में शिवसेना का आ जाना?
देखिए, टकराव की स्थिति इसीलिए पैदा की गई थी बीजेपी की बैठक में महाराष्ट्र में, ताकि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज शिवसेना के नेताओं तक पहुंचाया जा सके कि कार्यकर्ताओं की बीजेपी की भावना क्या है। और जो केंद्रीय नेतृत्व है, हम प्रकाश जावड़ेकर को अब राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के नेता कहेंगे क्योंकि वो वहां पर मंत्री भी है, और जब वो कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो बात सुनने के बाद उनका दिल खुश हो गया, तो ये साफ जताता है कि बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या सोचता है पूरे गठबंधन की राजनीति को लेकर। और उसमें अब तक जो बात थी, उद्धव ठाकरे और राजनाथ सिंह सीधे एक दूसरे से फोन करके बात कर सकते थे। अमित शाह के साथ क्या इस तरीके के संबंध वो पैदा कर पाएंगे? क्या महाराष्ट्र में अभी कुछ ही महीनों में 15-20 दिनों में एक बार फिर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी? तब जो बीजेपी का कहना है कि अब समान सीटें लड़े या फिर अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, इस जो प्रेशर टैक्टिक है उसको उद्धव ठाकरे और अमित शाह किस तरीके से हैंडल करेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि राज्य के नेताओं से कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो सीधे बीजेपी के अध्यक्ष से होगी। तो पहले तो ये बात राजनाथ सिंह से करनी पड़ती, लेकिन अब जो बात है वो अमित शाह से करनी पड़ेगी। और अमित शाह से बात यानी सीधे नरेंद्र मोदी के किसी शख्स के साथ हम बात कर रहे हैं। एक सवाल लोगों के जहन में होगा कि बीजेपी का चेहरा महाराष्ट्र में कौन है? बीजेपी का चेहरा अब तक तो महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे ही रहे थे, और नितिन गडकरी जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं तब से नितिन गडकरी ने काफी कोशिश की है कि वो अपने आप को महाराष्ट्र बीजेपी का चेहरा बनाए। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को ओबीसी चेहरा अगर किसी ने दिया था तो वो केवल गोपीनाथ मुंडे ही दे पाए थे। और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है कि किसको चेहरा के तौर पर हम प्रोजेक्ट करें महाराष्ट्र में, ताकि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है? आप अपने लहजे में बताइए ना, कौन हो सकता है? जी, फिलहाल तो नितिन गडकरी के अलावा उनके सामने कोई चारा ऐसा लगता तो नहीं है। अब नितिन गडकरी कितना महाराष्ट्र की राजनीति में लौटना चाहेंगे, अब जो वो बात कह रहे हैं वो बाद में क्या कह पाएंगे, ये सारी बातें देखना होगा। लेकिन शिवसेना ने पहले से ही उद्धव ठाकरे को अपना चेहरा के नागपुर से फडणवीस भी आते हैं, उनकी क्या स्थिति है? जी नागपुर से आते हैं फडणवीस, उनका जिक्र बार बार क्यों होता है? ये फडणवीस जो है ये उभरता चेहरा है बीजेपी का, और काफी कोशिश से फडणवीस यहां पर उभर चुके हैं। लेकिन आखिरकार जो ब्राह्मणी चेहरा था, एक ब्राह्मण चेहरा बीजेपी का अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में रहा है, फिर प्रमोद महाजन हो या और कोई हो, प्रमोद महाजन ने बड़ी होशियारी से गोपीनाथ मुंडे को आगे लाकर बीजेपी का चेहरा बदलने की कोशिश की थी। क्या फडणवीस का चेहरा पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक्सेप्ट किया जाएगा? ये बात काफी दिलचस्प रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि फडणवीस के चेहरे पर काफी मुद्दे उठ सकते हैं, क्योंकि बाकी जो नेता है महाराष्ट्र में, विनोद तावड़े या बाकी सारे जो नेता है, वो फडणवीस के कद के एक समान कद पर है। अब अमित शाह उस बात को किस तरीके से लेते हैं, क्या केंद्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन उनको मिलता है या नहीं मिलता है, वो सारी बातें देखनी होगी। लेकिन फिलहाल अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का चेहरा अगर कोई हम देखें तो नितिन गडकरी एकमात्र ऐसा चेहरा है कि जो अनडिस्प्यूटेड चेहरा हम कह सकते हैं। जरा सा आपको रोक रहे हैं, ये स्पीच में दर्शक जानकारी दे रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे रखा गया है लोकसभा में, हंगामा हालांकि इन सब के बीच चल रहा है, वित्त मंत्री के जरिए ये रखा जाता है। इस बार भी आर्थिक सर्वे रखा गया, और ये सबकी नज़र इस बात को लेकर है कि देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था और आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार का नजरिया क्या होगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए एक स्थिति पहली नजर आएगी। और चूंकि बजट कल रखा जाने वाला है और बजट से ठीक पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो बजट को लेकर एक हल्की सी भूमिका या कहें एक नजरिया साफ होता है कि सरकार की दृष्टि आर्थिक नीतियों को लेकर क्या है। तो आर्थिक सर्वे इस देश का रखा जा चुका है, और ये आर्थिक सर्वे के जरिए जो बातें निकल कर आती हैं इस पे हम लगातार आगे बात करेंगे। लेकिन ये सिलसिला चल पड़ा है कि बीजेपी जिन नीतियों को अभी तक बीते 40 दिनों में रख पाई है, उसके मैसेजेस कई बड़े हैं कि वो एक सुधार चाहती है, वो एक विकास का एक ऐसा मॉडल रखना चाहती है जिसके जरिए पॉपुलिज्म वाला हिस्सा कम से कम खत्म आ जाए, कि लोकप्रियता के लिए, क्योंकि एक लंबा वक्त अभी तय करना है इस सरकार को, और जनादेश साथ में खड़ा है। सत्येंद्र, हरियाणा में कौन सा चेहरा है बीजेपी का? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज के दिन बीजेपी के लिए यही है, और सबसे बड़ी चुनौती भी बीजेपी के लिए यही है कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो किस नेतृत्व को यहां पर लाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की छवि हरियाणा में एक गैर जाट दल के रूप में विकसित हुई है, और बीजेपी जब भी चुनाव लड़ी है किसी न किसी जाट नेता के साथ चुनाव लड़ी हुई है। और अब
इससे पहले तो बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल ही कभी नहीं उठता था, क्योंकि इतने विधायक ही नहीं रहे। अब पहली बार बीजेपी को एक भरोसा मिला है कि बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पर फिलहाल जो स्थानीय नेतृत्व है वो कई नेता हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने लगे हैं, जिनमें से एक नाम राव इंद्रजीत सिंह का है जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, सांसद बने हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। दूसरे कृष्णपाल गुर्जर हैं जो फरीदाबाद से हैं, हालांकि उन्होंने दावेदारी नहीं की है कि वो नेतृत्व में होंगे या नहीं होंगे। रामविलास शर्मा है जो कई बार बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहां पर प्रसून ये है कि जातीय समीकरण के आधार पर नेतृत्व या नेता चुनना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ा नेतृत्व जाट बाहुल्य क्षेत्र को चाहिए होता है। हरियाणा की राजनीति हमेशा जाट नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है और यही चुनौती बीजेपी के लिए भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर अगर हरियाणा में आप जाते हैं तो इनको एक गैर जाट दल के रूप में देखा जाता है, और जिस दल के साथ इनका गठबंधन बना है कुलदीप बिश्नोई, वो भी अपने आप को एक गैर जाट दल के रूप में ही मानते हैं। हालांकि उनका जो परिणाम है वो अभी तक बेहद अच्छा नहीं रहा। 2 सीटें लोकसभा की मिली थी, दोनों सीटों पर वो खुद हार गए, खुद मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते हुए हिसार से लोकसभा का चुनाव हार गए। और उनके जो है एक 25 साल के युवा जो कि आईएनएलडी जिसका वजूद लगभग हरियाणा से मिटता जा रहा था, कुलदीप बिश्नोई की वजह से दोनों सीटें आईएनएलडी ने जीती। अजय चौटाला के लड़के दुष्यंत चौटाला जो सिर्फ चुनाव लड़ने से कुछ दिन पहले 25 साल के हुए थे, वो पहली बार चुनाव जीते। हमें लग रहा है कि नए नजरिए से सत्येंद्र चीजों को देखना होगा, क्योंकि बलदेव जी एक बात बताइए, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेताओं की पूरी फौज थी, अमित शाह ने किसी को तरजीह नहीं दी, कार्यकर्ता को जगाया, सामने ले आया। मोदी की लहर ऐसे चली कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब जीतते चले गए, लहर ऐसी थी। क्या राजनीतिक प्रयोग ऐसा होने वाला है जिसमें कद्दावर नेता चेहरे ये मायने नहीं रखेंगे, पार्टी मैटर करेगी, विचारधारा मैटर करेगी, यही होगा, किसी को भी ले आया जाएगा सामने? देखिए, सतीश को ले आया गया दिल्ली में। राजनीति में ये प्रयोग होने चाहिए। अगर ऐसे प्रयोग नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पिछले अनेक वर्षों से वही चेहरे नेता के रूप में दिखाई दे रहे थे, और इसके कारण उन नेताओं के राजनीतिक स्वार्थ इतने गहरा गए कि आपस में टकराव होने लगा और कार्यकर्ता इस सब के कारण बड़ा उदासीन हो गया। लेकिन अमित शाह के आने के बाद उस सारे नेतृत्व को साइडलाइन करके केवल कार्यकर्ताओं को फोकस किया गया और उनमें विश्वास दिखाया गया कि आप जीत सकते हैं। और ऐसे ही हरियाणा में अगर आप इस तरह की चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, वही चेहरे जो जनता देखती रही है, कार्यकर्ता देखता रहा है, कार्यकर्ता जिस उम्मीद से काम करता है उसमें एक उम्मीद ये भी रहती है किसी दिन मैं आगे आऊँगा। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक इसी पार्टी के माध्यम से बन सकता है, तो वो क्रियान्वयन भी दिखाना पड़ेगा। और हरियाणा में सबसे बड़ा संकट ये रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का और स्थानीय नेतृत्व, इन दोनों की मानसिकता में बहुत विभेद रहा है। केंद्रीय नेतृत्व हमेशा ये चाहता रहा कि किसी न किसी पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन बने, उसके अपने राजनीतिक कारण वो मानता रहा। लेकिन स्थानीय नेतृत्व ने हमेशा सोचा कि हमें पार्टी को अपने बूते खड़ा करना चाहिए, चाहे हम चुनाव हार जाएं, और अपने बूते हम खड़ा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी ताकत पर चुनाव जीतेंगे। और इस तस्ल में से जब तक भाजपा हरियाणा में नहीं निकलेगी, वहां स्थानीय नेतृत्व खड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली में भी मेरे ख्याल से ये प्रयोग किया गया। राकेश जी, कमेंट खाली इसमें चाहेंगे, दिल्ली में भी नया अध्यक्ष जो बनाया गया वो कोई ऐसा चेहरा नहीं है, सतीश जी को बनाया गया, लेकिन वो कोई ऐसा चेहरा नहीं थे कि जिससे लगता कि उन्हीं को बनाया जाएगा। देखिए, लंबे समय से ये प्रयोग होता रहा है। आपको ध्यान होगा प्रसून जी, जनसंघ के अध्यक्ष बच्छराज व्यास बने थे, जिनको कोई नहीं जानता था, नागपुर के एक साधारण वकील थे, उनको जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया था 60 के दशक में, 1965 में, हमें याद आ रहा है। ठीक है, हाँ, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जिस परिस्थिति में जो आवश्यकता होती है उस परिस्थिति में कार्यकर्ता का मूल्यांकन करके परिस्थिति और संदर्भ के अनुकूल अध्यक्ष पद दिया जाता है। बिल्कुल। और हमें तो, आपने तो व्यास जी का नाम लिया, हमें तो पीताम्बर दास भी 1960 के याद आ रहे हैं, और एक रामाराव करके थे, वो भी बना दिए गए थे 1960-61 रामाराव थे, उनको बना दिया गया। देवी प्रसाद